ठीक है। हेलो। हेलो। चलिए, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए, मुझे बता दीजिए, प्रॉपर आवाज आ रही है क्या? अगर आवाज आ रही है प्रॉपर तो एस लिख दीजिए। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए जल्दी से। चलिए, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, सभी विद्यार्थी आ जाइए। काली माता की जय सर जी। चलिए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल काली माता की जय, सिरा वाली की भी जय, और महाकाल की भी जय, भगवान श्री कृष्ण की भी जय, भगवान राम की भी जय, जितने भी इस संसार में ईश्वर हैं सबकी जय। ठीक, ओके। हाँ, चलिए जुड़ जाइए जल्दी से। और प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति का संबंध किस युग से है? मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति का संबंध किस युग से है? देखिए, सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। देखिए, जितने भी विद्यार्थी आप लोग जुड़े हैं, प्लीज आप वो वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, आप लोग जितने भी प्रॉपर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, 5-6 लोग आप जुड़े हो, लाइक नहीं कर रहे हो। और आप लोग लाइक तो कर दो। देखिए, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। मैं आपको बार बार बोल देता हूं दोस्तों, लाइक में जाता कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो मित्रों। बिल्कुल शेयर कर दो इसको थोड़ा सा, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखिए, जल्दी से आ जाइए। आई होप कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। देखिए, पहला प्रश्न देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों बी। यहां पर ताम्र पाषाण युगीन के संस्कृति मिली है यहां पर। ठीक है, और कायथा संस्कृति, ये कायथा नाम की जगह कहां पड़ती है? उज्जैन में पड़ती है। क्लियर? उज्जैन में पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलो अगले वाले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आ जाइए। जितने भी विद्यार्थी हैं
वो सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आ जाओ फटाफट से। जल्दी से आ जाइए दोस्तों। और अगला वाला प्रश्न देखिए, अगला वाला प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है कि भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? बताइए इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर होना चाहिए। बताओ जल्दी से। चलिए बिल्कुल बताइए, भीमबेटका ने यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? बताइए। तो 2000 में, 2003 में, 2005 में, 2010 में। तो जितने भी विद्यार्थी 2003 कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। और भीमबेटका कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो रायसेन में पड़ती है। ठीक है, हाँ। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिए आज का। आज का अगला प्रश्न देखो, सांची का स्तूप का विस्तार किस शासक ने कराया था? सांची स्तूप का विस्तार किस शासक ने कराया था? अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने, कनिष्क ने या फिर हर्ष ने? हाँ बिल्कुल, आप जुड़ चुके हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ राम राम, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सांची का स्तूप का विस्तार किस शासक ने करवाया था? विस्तार करवाया था, विस्तार, क्लियर। अशोक ने बनवाया नहीं था, विस्तार उसका फैलाया था। उसको किसने फैलाया था? चलिए, तो शुंग वंश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? सांची के स्तूप का विस्तार करवाया था। तो फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रमा जी हेलो, बिल्कुल हेलो, गुड इवनिंग आपको, जय श्री राम। चलिए बिल्कुल, क्लास को पूरी देखना है और आंसर भी करना है। ऐसा नहीं है आप एक बार हेलो हाय कर जाते हैं उसके बाद चले जाते हो, ऐसा नहीं किया करो, आप लास्ट तक देखा करो क्लास को। चलिए, ये आंसर नहीं है बेटा, ये आंसर जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। सांची के स्तूप का जो विस्तार किया था वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, शुंग वंश का एक राजा था। तो फिर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न देखिए। अगला वाला प्रश्न है कि जो मालवा का पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? मालवा का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? मालवा का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई आपको बताना है। उसकी औसत जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मालवा का पठार आपको कहाँ मिलेगा। तो मालवा का पठार मालवा में मिलेगा। अब जैसे मालवा में बहुत सारे ऐसे जिले आ जाते हैं, जैसे उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, सिवनी हो गया, इस सब के सब, भोपाल हो गया, धार हो गया, समझ रहे हो ना, शाजापुर हो गया, राजगढ़ हो गया, गुना हो गया, इस सब के सब क्या है? इस सब के सब दोस्तों मालवा के पठार में आते हैं। ठीक है सर, ये बदमाशी करते हैं चलिए, सीताराम जी बोल रहे हैं सर ये बदमाशी करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। चलिए ठीक है भैया, सब पढ़ाई लिखाई करते हैं। बी आंसर बी आंसर कर रहे हैं विद्यार्थी, 300 से 600 बोल रहे हैं कि जो मालवा का जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? वो 300 से 600 है। तो जितने भी विद्यार्थी ये आंसर बोल रहे हैं कि 300 से 600 है, वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। 300 से 600 है मालवा की पठार की जो औसत ऊंचाई है, वो कितनी है?
300 से 600। बहुत बढ़िया आंसर किया है आप सभी विद्यार्थियों ने। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करते रहिए और आई होप अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए। नर्मदा घाटी किस प्रकार की संरचना है? नर्मदा घाटी किस प्रकार की संरचना है? भ्रंश घाटी है, जलोढ़ का मैदान है, पठारी क्षेत्र है या डेल्टा है? कौन करता है अरे ये बच्चे करते हैं ना बदमाशी, ये बच्चे करते रहते हैं बदमाशी, तो ये पढ़ते लिखते नहीं है, तो भैया बोल रहे हैं कि सर ये बदमाशी करते हैं, पढ़ते नहीं है। चलिए चलिए, वो पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे हैं वो हमारे। देखिए क्लास के हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। और मैंने एक चीज और नोटिस किया है कि वो होशियार भी हैं। देखिए होशियार, मैं एक चीज को समझता हूँ, होशियार नहीं है तो होशियार हम उन्हें बना सकते हैं, समझ रहे हो ना? होशियार अगर नहीं है तो होशियार हम उन्हें बना सकते हैं, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी लगवा सकते हैं। हम इसी पे तो फोकस कर रहे हैं। देखो डॉक्टर क्या करता है, बीमार आदमी है ठीक कर सकता है उसको, समझ रहे हो ना? अब वो ठीक है ऑलरेडी, उसको बीमार नहीं कर सकता, तो वो ये गलत हो जाएगा। हम डॉक्टर दवाई का काम कर रहा है, हम दवाई का काम कर रहे हैं, तो मेरी बात समझ गए? इसलिए हमारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते हैं मन लगा के, बिल्कुल। अच्छा ये आंसर कर रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। ये आंसर कर रहे हैं, ये भ्रंश घाटी बोल रहे हैं। देखते हैं नर्मदा घाटी कैसी घाटी है। तो जितने भी विद्यार्थी जो भ्रंश घाटी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, भ्रंश घाटी है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से सकरी घाटी है। भ्रंश का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से सकरी घाटी है, समझ रहे हो ना? सकरी घाटी है। कहीं कहीं जाके तुमने देखा होगा नर्मदा बहुत फैली रहती है, कहीं कहीं जाके आपने देखा होगा तो जो नर्मदा नदी है वो बहुत चौड़ी रहती है, ऐसे करके रहती, और कहीं कहीं तुमने देखा होगा तो सकरी हो जाती है, तो वो भ्रंश घाटी होता है। क्या होता है? भ्रंश। तो नर्मदा क्या है फिर? भ्रंश घाटी है। क्लियर? तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न देखिए। पचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व में कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? पचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व में कौन सी श्रेणी आती है? अरावली, बिंद, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, बताइए। हाँ ये आंसर जो आप लोगों ने किया था वो बिल्कुल सही किया था। बिल्कुल सही किया था आपने। इसका आंसर कीजिए, पचमढ़ी जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र में कौन सी श्रेणी आती? अरावली की, बिंद की, सतपुड़ा की या फिर पश्चिमी घाट की? बताइए जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए? छठवें प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए? बताओ फटाफट से। सी आंसर कर रहे हैं, सी सतपुड़ा की श्रेणी, सतपुड़ा। सतपुड़ा सी आंसर आ रहा है। और करो, और बताओ, देखते हैं क्या आंसर आता है अभी। तो देखिए अगर हम पचमढ़ी की सबसे पहले बात करूं मैं आपसे कि आखिरकार पचमढ़ी है कहां, तो दोस्तों ये होशंगाबाद जिले में मिलेगी आपको। कहां मिलेगी? होशंगाबाद जिले में। तो पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में मिलेगी, एक बात। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? पचमढ़ी में मिलेगी आपको। कहां पर मिलेगी? पचमढ़ी में मिलेगी। क्लियर? समझ में आया? हाँ अब देखो, जो पचमढ़ी है वो सतपुड़ा श्रेणी में पड़ता है। कौन सी श्रेणी में? सतपुड़ा श्रेणी में। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है पचमढ़ी। क्लियर? पचमढ़ी, हाँ सी आंसर बिल्कुल सही है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां की एक चोटी है धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी। ऊंचाई कितनी है धूपगढ़ की? 1350 मीटर। तो धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1350। हाँ होशंगाबाद जिले में पड़ती है। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, सतपुड़ा। तो धूपगढ़ की चोटी आपको होशंगाबाद में मिलेगी, मतलब पचमढ़ी में मिलेगी। पचमढ़ी खुद तो होशंगाबाद पड़ता है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर ऊंचाई है। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए।
पन्ना हीरा खदान किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? जो पन्ना हीरा की जो खदान है वो कौन सी चट्टानों में पाई जाती है? ग्रेनाइट में, किम्बरलाइट में, बेसॉल्ट में या फिर बलुआ पत्थर में? बता दीजिए फटाफट से। पन्ना हीरा की जो खदान है, पन्ना हीरा की जो खदान है, जैसे हिनौता खदान है, पन्ना में पड़ती है, हिनौता नाम की खदान है, तो बताइए वो कौन से चट्टानों में पाई जाती है? ग्रेनाइट चट्टानों में या किम्बरलाइट चट्टानों में, बेसाल्ट में, बलुआ पत्थर में? बताओ इसका आंसर। अभी तक आंसर नहीं किया आप लोगों ने, इसका अभी तक आंसर नहीं किया, फटाफट से आंसर करो। करो 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 करो, जल्दी करो। बी आंसर कर रहे हैं, किम्बरलाइट में कर रहे हैं। गूगल का प्रयोग नहीं करो, गूगल का प्रयोग मत करो यार। हाँ, गूगल नहीं, मैं आज आपको क्लास में बताया था ना, मैंने गूगल मत किया करो। शंकर कुशवाहा बोल रहे हैं बी किम्बरलाइट। देखिए हीरा की जो खदानें हैं वो हिनौता में मिलेंगी, हिनौता पन्ना में पड़ता है। अब पन्ना जिला हीरा के लिए ही फेमस है। किसके लिए फेमस है? हीरा के लिए। वहां मतलब जो नदी है ना, नदी, तो नदियों में से खोदते हैं तो मिट्टियों में ऐसे बोलते हैं कि हीरा पाया जाता है, मिट्टियों में हीरा मिलता है। अब चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों को किम्बरलाइट की चट्टानें बोलते हैं। हाँ बी सही है रमा, किम्बरलाइट की चट्टानें बोलते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो सुरेंद्र सही पता नहीं गुरुजी, हाँ कोई बात नहीं है, सुरेंद्र बोल रहे हैं सही पता नहीं है गुरुजी, कोई बात नहीं है, बी आंसर बिल्कुल सही। मैं भाई कह रहा हूँ ना, आंसर अगर आ रहा है तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल करते हो ना तो उससे आपकी जो मेमोरी है ना उसका विकास नहीं हो पाता है, समझ रहे हो ना। हाँ रमा, आपका आंसर बिल्कुल आ गया, बी आ गया। और बिल्कुल, तो आप लोगों ने जो आंसर किया है उसके लिए, हाँ शंकर जी बोल रहे हैं बी आंसर है सर, बिल्कुल सही आंसर है बी आंसर। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आज का, बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? बताइए, बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से, रायसेन से, विदिशा से या फिर सागर से? बेतवा नदी का उद्गम बताना है, बताओ फटाफट से। बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? रमा का तो भैया आंसर आ गया, रायसेन से होता है। रमा का तो आंसर आ गया है, रायसेन से होता है। बताओ बताओ क्या होना चाहिए आंसर? और भी विद्यार्थी करो फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए, करो फटाफट से। नहीं है मालूम? चलिए, जो बेतवा है ना दोस्तों, तो रायसेन में एक गांव पड़ता है कुमरा गांव, नाम सुना है ना? उसी गांव से इस नदी का उद्गम होता है। हाँ सी नहीं है, विदिशा में से नहीं होता, रायसेन से होता है। तो बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है? रायसेन से। ये जो बेतवा है ना, ये ओरछा से भी निकलती है, बेतवा ओरछा से निकलती है। ओरछा के किनारे कौन सी नदी है? बेतवा नदी है, समझ रहे हो ना, बेतवा नदी है। विदिशा नहीं है, विदिशा नहीं, रायसेन से निकलती। अब देखो जरा इधर, यही है जब ये बेतवा नदी निकलती है ना दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय, रामायण कला संग्रहालय, रामायण कला संग्रहालय इसी ओरछा में बना हुआ है, भारत का पहला है। एक बात, दूसरी बात ये भी सुन लीजिए कि हाँ देखिए, एक फिर से सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए बेतवा नदी के बारे में। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? बेतवा को। ध्यान करना, सुन लो मेरी बात, ध्यान करना। हाँ,
मध्य प्रदेश की गंगा बेतवई को कहते हैं, नर्मदा को मत बताना। आज की बात, कुछ विद्यार्थी नर्मदा को बताते, नर्मदा को बताओगे तो बता देना, लेकिन कैसे बताना वो भी सुन लो। नर्मदा को तो ऐसे पूछेगा कि स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन, तो नर्मदा, और बस ऐसे ही पूछेगा स्वच्छता के आधार पर नर्मदा। और अगर सिंपल पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा, तो फिर बेतवा बताना। समझ में आया? बेतवा बताना। और कहीं ऐसे पूछे कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो फिर आप किसको बताओगे? क्षिप्रा को बता देना। किसको बताओगे? क्षिप्रा को। क्षिप्रा नदी उज्जैन के किनारे बसी है, मतलब उज्जैन शहर ही में बसी है। तो मालवा की गंगा बोलेगा तो क्षिप्रा बता देना। मध्य प्रदेश की गंगा बोलेगा तो बेतवा बता देना। स्वच्छता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा तो नर्मदा बता देना। ठीक है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ बना हुआ है? इसी ओरछा में बना हुआ है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो समझ में आया दोस्तों? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है फिर? रायसेन है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उदयगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? मौर्य की हैं, गुप्त की हैं, चालुक्य की हैं, या पाल की हैं? बताओ। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं कौन से काल की हैं? बताओ भैया। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो कौन से काल की हैं? उदयगिरी की गुफाएं कौन से काल की हैं? बताओ। उदयगिरी की गुफाएं कौन से काल की हैं? उदयगिरी की गुफाएं कौन से काल की हैं? फटाक से आंसर करो। अभी तक आप लोगों का आंसर नहीं आया। अच्छा, सी आंसर कर रहे हैं। सी आंसर कर रहे हैं। और करो आंसर। बताओ जल्दी। उदयगिरी की गुफाएं, बी आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग बी कर रहे हैं, कुछ लोग सी आंसर कर रहे हैं। रमा बोल रही है बी आंसर है। सुन लीजिए इधर, देखिए उदयगिरी एक्चुअली में क्या है, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। क्या विदिशा? आप हो ना, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर तो आपका क्या पड़ता है? विदिशा पड़ता है। और इसी विदिशा में है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है? इसी विदिशा में। अब समझते चलना, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में हैं। कौन से काल से संबंधित हैं? तो गुप्त काल से संबंधित है। कौन से काल से? गुप्त काल से संबंधित है। इसमें जो 20 गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं? 20 हैं, 20 हैं। तो 18 गुफाएं तो हिंदुओं से संबंधित हैं, हिंदुओं से, और 2 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। कौन से धर्म से? जैन धर्म से। एक प्रकार से ये चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, चट्टानों को काटकर। तो एक बार फिर से समझ लो, उदयगिरी कहाँ पड़ेगा? उदयगिरी विदिशा में पड़ेगा। विदिशा में उदयगिरी पड़ेगा। कौन से काल से संबंधित है? ये गुप्त काल से। दोस्तों, टोटल गुफाएं कितनी हैं? 20 गुफाएं हैं, जिसमें से 18 गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म से। और 2 गुफाएं से धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से। तो इसका फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुप्त काल से ये संबंधित है। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, खजुराहो की मूर्ति कला किस शैली की है? नागर शैली की, द्रविड़, बेसर, या इंडो इस्लामिक? बताओ भैया। खजुराहो, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया।
आंसर करो इसका फटाफट से। बताओ कौन सी शैली से? करो भैया आंसर। खजुराहो की मूर्ति कला, खजुराहो की मूर्ति कला। खजुराहो की मूर्ति कला। रमा बोल रही है नागर शैली से संबंधित है, नागर शैली से, नागर शैली से ये संबंधित है। चलिए आज मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा, ये प्रश्न में बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूं। खजुराहो में बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ। देखिए शंकर पटेल बोल रहे हैं, सॉरी शंकर कुशवाहा बोल रहे हैं ये आंसर नागर शैली, ठीक है। और रमा बोल रही हैं नागर शैली सर। सुरेंद्र बोल रहे हैं नागर शैली, ठीक है। आप थोड़ा सा समझ लो फिर मैं बताता हूँ कौन सी शैली से ये संबंधित है। तो समझो, सबसे पहले खजुराहो के बारे में बात कर लो। तो खजुराहो कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको छतरपुर में। कहाँ मिलेगा ये खजुराहो? ये दोस्तों आपको छतरपुर में मिलेगा। एक बात, ये जो खजुराहो है ना, तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध, पहले खजुराहो का पुराना नाम क्या है वो और समझ लो। खजुराहो को पहले खजूर वाहक बोलते थे। क्या बोलते थे? खजूर वाहक। खजुराहो का पुराना नाम क्या है? खजूर वाहक है। अब देखो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कौन से वंश ने करवाया था? चंदेल वंश ने करवाया था। कौन सी शताब्दी में करवाया था? 10वीं शताब्दी में करवाया था। समझ रहे हो ना? शताब्दी में करवाया था, ये 10वीं शताब्दी में करवाया। यहाँ पर जो टेम्पल बने हुए जैसे कुछ प्रमुख है, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, बहुत अच्छे हैं, घूमने के लिए आप जाना। कंदरिया महादेव मंदिर यहीं बने हैं, बहुत प्यारे प्यारे मंदिर बने हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी बना है, लक्ष्मण मंदिर। अब ऐसे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर क्या है, हिंदुओं के भी मंदिर है और जैनों के भी मंदिर बने हुए हैं। हिंदुओं के भी मंदिर बने हैं और जैनों के भी मंदिर बने हैं। अब मेरी बात को समझो ध्यानपूर्वक। यहाँ पर क्या है कि जब ये मंदिर बनवाए गए थे तो ये नागर शैली के मंदिर हैं। कौन सी शैली से बने हैं? नागर शैली के मंदिर हैं ये नागर शैली से बने हैं। तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर उत्तर भारत के लगभग आप ये मान के चलिए 95% मंदिर उत्तर भारत में, जैसे हमारा मध्य प्रदेश भी तो एक प्रकार से उत्तर भारत में ही आ रहा है ना, मध्य प्रदेश भी तो उत्तर भारत में आ रहा है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के, उत्तर भारत में ऊपर लगा लो, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ऊपर के लगा लो, जितने भी स्टेट हैं ऊपर के लगा लो, साथ में आपका एमपी भी शामिल है। तो नागर शैली में बने हैं यहाँ के जितने भी मंदिर बने हैं। वो तो एक मंदिर जरूर बना है, वो बना है द्रविड़ शैली का, द्रविड़ शैली का। अब मेरी बात को समझ लो, ये द्रविड़ शैली का जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? तेली का मंदिर है। और ये तेली का मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? तो कभी आप ग्वालियर गए हो? ग्वालियर में मिलेगा आपको ये तेली का मंदिर, ये ग्वालियर में। अच्छा ये कौन सी शैली में है? तेली का मंदिर ग्वालियर में है। अब मेरी बात को समझो आप ध्यान से कि दक्षिण भारत में, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं, दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वो अधिकांशतः द्रविड़ शैली के बने हैं। कौन सी शैली के बने हैं? द्रविड़ शैली के। तो दक्षिण भारत में तो द्रविड़ शैली के और उत्तर भारत में नागर शैली के। लेकिन एक मंदिर है जो द्रविड़ शैली का है, वो है तेली का मंदिर। मैंने बता ही दिया तेली का मंदिर कहाँ पड़ता है, तो आपको बता दिया ग्वालियर में पड़ता है। अब जरा देख लो तुम, नागर शैली और द्रविड़ शैली क्या होती है उसको और समझो जरा तुम। देखो इधर नागर शैली में क्या होता है दोस्तों, और द्रविड़ शैली में क्या होता है वो समझ लो। जैसे देखो पहले नागर शैली देखो, नागर शैली में आपने देखा होगा कि
ध्यान से समझना नागर शैली में क्या हुआ। देखो जैसे मान लो ये टेम्पल बना है, जैसे मैं एक मंदिर बना के बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। जैसे ये मंदिर है मान लो, ठीक है, ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर बना हुआ है मान लो उदाहरण के तौर पे। तो क्या है कि हमारे यहाँ तो हम जब इसमें मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सामने एक दरवाजा होता है और हम सीधे मंदिर में दर्शन करके आ जाते हैं। यहाँ दर्शन कर, देखिए अगर इधर मंदिर बने हैं तो एक वो बात अलग है, वैसे तो हमारे यहाँ एक ही मंदिर होता है। फिर हम इसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, इसी मंदिर की घूम के क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो वहीं की वहीं आ जाते हैं। कोई लोग 5 कर लेता है, कोई, समझ रहे हो ना, जैसे मंदिर अब अलग अलग भगवान के तो अलग अलग परिक्रमा की जाती है। तो आपने जैसे 5 परिक्रमा कर ली और करने के बाद आप रिटर्न फिर आ जाते हो। तो इस प्रकार के जो मंदिर होते हैं वो तो होते हैं नागर शैली के मंदिर। अब द्रविड़ शैली के मंदिर समझो जरा, ये मंदिर समझ गए आप। अब जरा द्रविड़ शैली का मंदिर समझो। द्रविड़ शैली में क्या होता है, देखो जरा, मान लो जैसे ये मंदिर है द्रविड़ शैली में, मान लो ये जो मंदिर है, लेकिन द्रविड़ शैली में क्या करते हैं, यहाँ के जो टेम्पल होते हैं तो वो एक इधर भी टेम्पल होगा, समझ रहे हो ना, हाँ, एक इधर टेम्पल होगा, फिर एक इधर टेम्पल होगा, फिर एक इधर टेम्पल होगा, और फिर इसके जस्ट पीछे होगा। तो ये इधर भी टेम्पल होता है, इधर भी टेम्पल होता है, इधर भी टेम्पल होता है, इसके पीछे भी टेम्पल होता है। तो समझ में आया। अब आप जैसे दर्शन करने के लिए यहाँ गए गए, अब आपने परिक्रमा लगाई तो इसके भी दर्शन करोगे, फिर करते हुए फिर घूम के आओगे तो वो पीछे पड़ेगा उसके, उसके भी दर्शन करोगे, उसके बाद घूम के आओगे तो इसके भी करोगे, फिर आओगे तो इसके भी करोगे और नीचे वाले के भी करोगे। तो इस प्रकार के जो मंदिर कहलाते हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर कहलाते हैं। समझ में आया। तो इसका सही आंसर है फिर नागर शैली। फिर क्या बन जाएगा, नागर शैली। क्लियर। चलिए तो समझ में आया। अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंबल नदी का अपर्दन किस प्रकार की स्थलाकृति बनाता है, डेल्टा, विहड़, पठार या घाटी। बताओ। चंबल नदी का जो अपर्दन है, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का जो कटाव होता है वो क्या होता है, चंबल नदी का अपर्दन होता है। बताओ भैया फटाफट से बताओ। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। मिट्टी का जो कटाव है, जो अपर्दन है, चलो बताओ। कुछ विद्यार्थी डेल्टा बोल रहे हैं, कुछ विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं, डेल्टा बोल रहे हैं, डेल्टा। बताओ क्या आंसर होगा, मिट्टी का कटाव। शंकर जी का आंसर आया है ए, डेल्टा। और बताओ, और बताओ क्या आंसर होना चाहिए। बताओ जल्दी से। चलिए मैं बताऊं फिर। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि चंबल नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहां से हो रहा है, पहले तो इस बात को समझ लो। तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो महू से होता है, और महू में कौन सी पहाड़ी है, जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, जाना पाव की पहाड़ी। ये महू में, महू कहाँ पड़ता है, इंदौर में, इंदौर की तहसील है महू। महू का
नया नाम क्या रख दिया है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, क्योंकि भीमराव का जन्म इसी महू में हुआ था। ठीक है, अब जरा देखो, चंबल नदी राजस्थान में तो जा ही रही है, मध्य प्रदेश से तो निकल ही रही है, साथ में ये उत्तर प्रदेश में भी जा रही है, यमुना नदी में मिल रही है। अब चंबल नदी क्या करती है, जब मत देखिए, पहले राजस्थान में चली गई, फिर ये मध्य प्रदेश में आई, तो ये भिंड मुरैना के क्षेत्र में आई, भिंड मुरैना के ये क्षेत्र में आई, तो ये मिट्टी को काटती है। क्या करती है? मिट्टी को काटती है, और ये मिट्टी के काटे जाने के बाद यहाँ पर भीड़ हो गए हैं। भीड़ मतलब गड्ढे हो गए हैं, और ऐसे गड्ढे हो गए हैं कि किसी को दिखता ही नहीं है कितने गहरे गड्ढे हैं। मिट्टी काट काट के भी भीड़ हो गए, भीड़ मतलब गड्ढे हो गए, किसी को दिखता ही नहीं है। उसमें डाकू लोग भी छुप जाते हैं। ये भीड़ों में कौन? डाकू लोग भी छिप जाते हैं। अब डाकू लोग जब ये भीड़ों में छिप जाते हैं, तो फिर मौके का फायदा उठा लेते हैं, वो पकड़ कर ले जाते हैं किसी की, और उसको ले जाके उसी में छिपा लेते हैं, तो पुलिस को भी दिक्कत आती है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत डाकू बढ़ गए थे, तो अब नई नई सरकारें बन गई हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर लगाम लगा दिया गया है डाकुओं के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है फिर? बीहड़ अपरदन मतलब क्या है कि चंबल नदी का जो अपरदन है वो किस प्रकार की स्थलाकृति करता है? भीड़ मतलब गड्ढे बन जाते हैं, मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो समझ में आया? तो इसका फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? अभी आपने नहीं देखा मुख्यमंत्री घड़ियाल लेकर आए थे, वो छोड़ रहे थे, आपने वीडियो देखी होगी, मोहन यादव अभी घड़ियाल लेकर आए थे ना, तो इसी में छोड़ दिया, चंबलई नदी में घड़ियालों को छोड़ दिया। फिर तुमने देखा होगा वो कछुआ भी छोड़ रहे थे, वो छोटे छोटे कछुआ थे प्यारे प्यारे, उनको भी छोड़ दिया था, जानते हो ना। और यहाँ पर तुम्हें पता है कि चंबल नदी में घड़ियाल ज्यादा मिलते हैं। ठीक, ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो बी आंसर इसका सही आंसर। अगले वाले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तवा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भैया, तवा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई के लिए बनी है ये, कि जल विद्युत के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, कि फिर सभी के लिए बनी है? बताओ। तवा जो परियोजना है उसके बारे में बताओ, जल्दी से फटाक से बताओ। और तवा परियोजना के बारे में जल्दी से बताओ, टेम नहीं करो। तवा परियोजना, तवा परियोजना के बारे में बताओ। बताओ भैया, जल्दी से बताओ। ए आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं, और डी आंसर कर रहे हैं। ए आंसर कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, और डी कर रहे हैं। चलो इधर देखो, तवा परियोजना तवा नदी पर है, एक बात तो आप समझ गए। तवा परियोजना का है नर्मदापुरम में बनी है। कहाँ बनी है? नर्मदापुरम में बनी है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा दोस्तों लाइन पे रहना।
देखिए जरा थोड़ा सा इस प्रश्न को। तवा परियोजना कहाँ पर है? तो तवा नदी पर है। तवा नदी क्या है? सहायक नदी है। किसकी सहायक है? नर्मदा जी की सहायक नदी है, उसी पर ये बना है। नर्मदापुरम जिले में ये बनी है ये परियोजना। अब ये परियोजना का चक्कर क्या है? 1958 में तो ये बनना चालू हुई और 1978 में जाके कंप्लीट हो गई बन के। 58 में बनना चालू हुई, मतलब 20 साल लगे इसको बनने में। इसकी ऊंचाई है 58 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 58 मीटर है। अब ये काय के लिए ये परियोजना, सुन तो लो, ये सिंचाई के लिए भी है, जल विद्युत के लिए भी है, बाढ़ के लिए भी है। तो इसका फिर सही आंसर हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा, सभी के लिए है। समझ रहे हैं ना? तो आप समझ गए नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। तवा नदी पड़ती है नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद में। होशंगाबाद में नर्मदापुरम उसी का नाम है। तो नर्मदापुरम जिले में पड़ती है। 1958 में ये चालू हुई थी बनना, 78 में कंप्लीट हो गई बनके। 58 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर सिंचाई भी करते हैं, जल विद्युत भी है, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बनाई है। तो सभी इसका फिर आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ जाओ। अगला प्रश्न है कि रीवा के सफेद जो बाग हैं किस कारण से प्रसिद्ध है? आनुवांशिक परिवर्तन होता है, पर्यावरण, भोजन या जलवायु? क्या आंसर होना चाहिए बताओ जल्दी से। रीवा के जो सफेद बाग है ना, उसका क्या रीजन है, क्या कारण है प्रसिद्धि का? आनुवांशिक परिवर्तन है, पर्यावरण है, भोजन है या फिर जलवायु है? बताओ क्या कारण है उसका, फटाफट से बताओ। नहीं है मालूम? मुझे लग रहा है किसी को मालूम नहीं है, कोई आंसर ही नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा है किसी को मालूम नहीं है। मुझे लग रहा है किसी को आंसर मालूम नहीं है, इसलिए नहीं बता पा रहा। कोई बात नहीं है। तो देखिए इधर जो रीवा के सफेद जो बाग हैं दोस्तों, उसका जो रीजन है वो आनुवंशिक परिवर्तन के कारण रीवा के सफेद बाग हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला वाला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न है कि महाकालेश्वर मंदिर किस प्रकार का ज्योतिर्लिंग है? दक्षिणामुखी है, उत्तरमुखी है, पश्चिममुखी है या पूर्वमुखी है? बताइए। महाकालेश्वर मंदिर किस प्रकार का ज्योतिर्लिंग है? दक्षिणामुखी है या फिर उत्तरमुखी है, पश्चिममुखी है, पूर्वमुखी है? बताओ जरा, इसका आंसर करो फटाफट से। क्या आंसर होना चाहिए इसका? चलिए, आंसर किया। ऑनलाइन ही नहीं है कोई, एक व्यक्ति ऑनलाइन है, वही बेचारा आंसर कर रहा है सी, पश्चिममुखी बोल रहा है। पश्चिममुखी नहीं होगा माय डियर, इसका जो सही आंसर है वो दक्षिणामुखी है। देखो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। अब 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 तो आपके मध्य प्रदेश में ही है। क्यों? एक आपके उज्जैन में है और एक आपके कहां पर है? खंडवा में है। एक उज्जैन में और एक कहां पर है? खंडवा में। उज्जैन का महाकालेश्वर है, खंडवा का ओमकारेश्वर है क्या नहीं है? तो भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है और वो महाकाल का है।
उज्जैन का है, तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आप 64 परिक्रमा करे आओ, 64 परिक्रमा करे आओ चारों स्थानों की, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की, चारों की करे आओ, 64 करे आओ, और अकेले उज्जैन की एक बार करे आओगे तो 64 के बराबर है। अब समझ लो तुम कितना कर्रा प्रभाव है भोलेनाथ का। ठीक है, तो फिर सही आंसर ए है। अगला प्रश्न देखो, नर्मदा नदी भारत की किन नदियों के बीच बहती है? नर्मदा नदी गंगा, यमुना, ताप्ती गंगा, बिंद, सतपुड़ा, अरावली, बिंद। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? नर्मदा नदी किन नदियों के बीच बहती है? बताओ। गंगा, यमुना, ताप्ती गंगा, बिंद, सतपुड़ा, अरावली, बिंद। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? नहीं है मालूम? चलिए कोई बात नहीं है, तो सी इसका फिर आंसर हो जाएगा। ये बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है, बिंद और सतपुड़ा के बीच में ये बहती है। अगला प्रश्न देखो, सोन नदी किस दिशा में बहती है? सोन नदी पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। सोन नदी किस दिशा में बहती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन सी दिशा में बहती है सोन नदी? बताओ जल्दी से आंसर करो। सोन नदी कौन सी दिशा में बहती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में? नहीं है मालूम? तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले उद्गम देख लो। 3 नदी हैं, कौन कौन? नर्मदा, सोन और जोहिला, 3 नदी हैं, और ये अनूपपुर के अमरकंटक से इनका उद्गम होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई 2 किलोमीटर दूर से बह निकल रही है, कोई 5 किलोमीटर। अमरकंटक, तो ये कहाँ निकल रही है? अमरकंटक से, अनूपपुर जिले में पड़ता है। ये जो सोन नदी, देखिए नर्मदा जो नदी है वो तो जा रही है पश्चिम की ओर, समझ रहे हो ना, पश्चिम की ओर। लेकिन सोन नदी उत्तर की ओर जाती है। कहाँ जाती है? उत्तर की ओर जाती है। और ये बिहार में जाके, कहां पर दोस्तों? बिहार में जाके ये पटना पहुंच जाती है ना, तो पटना से कौन सी नदी निकल रही है? गंगा। उसी गंगा में ये जाके मिल जाती है। कौन? सोन नदी। ठीक है, नाम नहीं सुना तुमने? एक परियोजना बनी है इस पे बहुत अच्छी, बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पे है? सोन नदी पे बनी हुई है। फिर आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मांडू का प्राचीन नाम क्या है? अवंती, मांडवगढ़, दसारण, विदिशा। बताओ, मांडू का प्राचीन नाम पूछा है आपसे। मांडू का प्राचीन नाम क्या है? 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 नहीं है मालूम? मांडू पड़ता कहाँ है? धार जिले में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? धार जिले में। मांडू का प्राचीन नाम है मांडवगढ़। क्या नाम है? मांडवगढ़। मांडू का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? मांडवगढ़। तो इसका फिर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, तानसेन का जो संबंध है वो कौन सी संगीत शैली से था? ध्रुपद से, ख्याल से, ठुमरी से, टप्पा से। बताओ, तानसेन का जो रिलेशन रहा है, जो संबंध रहा है, वो कौन सी शैली से? ऐसा मानते हैं कि तानसेन जब गाता था तो दीप जल जाते थे, दीप जल जाते थे। आप जजमेंट लगा लो,
तानसेन जब आते थे तो दीप जल जाते थे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के 9 रतन में से एक रतन हुआ करते थे। कौन? तानसेन। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में बनी हुई है। समझ रहे हो ना? हाँ, तानसेन की समाधि कहाँ बनी है? ग्वालियर में बनी है। अब देखो जरा, ध्रुपद शैली, ध्रुपद शैली की राग गाते थे। ध्रुपद शैली की राग गाते थे तानसेन। क्लियर? ध्रुपद शैली के राग गाते थे तानसेन। तानसेन का मकबरा तुमने सुना होगा, ग्वालियर में बना हुआ है। समझ रहे हो ना? तानसेन का मकबरा। अगला प्रश्न देखो, बाघ की गुफाएं की चित्रकला किससे प्रभावित है? बाघ की अजंता, एलोरा, सांची या फिर खजुराहो से? बताओ। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं बताओ भैया। बताओ भैया। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं कौन सी शैली से ये संबंधित है? बताओ। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। अब इधर देखो जरा, बाघ की गुफाएं आपको कहां मिलेंगी? तो धार जिले में मिलेंगी। कौन सी नदी के किनारे? बागनी नदी के किनारे। समझ में आया? अब देखो जरा इधर, अजंता से तो ये संबंधित इसलिए है क्योंकि ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, और अजंता की गुफाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। समझ रहे हो ना? 9 गुफाएं टोटल। कितनी है यहाँ? 9 गुफाएं। तो 5 मतलब 2 से 5 गुफाएं, मतलब 2 3 4 5 गुफाएं सही हैं, बाकी खराब हो गई सब। बाकी क्या हो गई? सब खराब हो गई। फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब मैं जरा ये देख लूँ ऑनलाइन कितने लोग हैं। ऑनलाइन देखते भी हैं कि चले जाते हैं। मैं थोड़ा चेक कर लूँ। कोई ऑनलाइन नहीं है, एक भी व्यक्ति ऑनलाइन नहीं है। 12 लोग हो, 12 लोग हो, बहुत बढ़िया, मान गए। इतनी कमाई कर रहे होंगे अभी तो कि तुम पूछो ही नहीं। बेचारे क्या करें। माँ बाप का पैसा रील्स में बर्बाद मत करो, पढ़ाई लिखाई पे भी फोकस करो। 1 घंटे की क्लास को आ गए, दर्शन करके चले गए, ऐसा मत करो। पढ़ाई लिखाई तरीके से करो। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस पर आधारित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस पर आधारित है? जनजाति पे, नदी पे, राजा फिर पहाड़ पे? बताओ। तो फिर नदी पर है ये। किस पर है? नदी पर। तो बी आंसर है इसका। अगला वाला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मालवा, बुंदेलखंड, महाकौशल या फिर निमाड़ में? मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में होती है? बताओ। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? तो देखो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है पचमढ़ी में। कहां पर होती है? पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा तो होती है पचमढ़ी में। क्लियर? अब पचमढ़ी में सबसे ज्यादा बरसात होती है 199 सेंटीमीटर होती है। सबसे कम होती है गोहद में। सबसे कम होती है गोहद, भिंड में पड़ता है, 55 सेंटीमीटर। अब मेरी बात समझो, ये जो पचमढ़ी ये कौन से एरिया में पड़ते हैं ये तो पता होना चाहिए। महाकौशल एरिया में पड़ते हैं ये।
बिंद के क्षेत्र में महाकौशल, तो फिर सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला वाला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा सागर परियोजना किस प्रकार की है? मतलब बहुउद्देशीय सिंचाई से संबंधित जल या केवल पेयजल पानी के यूज में आती है? बताओ। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना बताओ। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना बताओ। इंदिरा सागर परियोजना, मालूम है? नहीं है? चलिए, बहुउद्देशीय सिंचाई जल विद्युत केबल। देखो पहले तो इंदिरा सागर को देख लो, ये कहाँ मिलेगी? तो ये खंडवा जिले में मिलेगी। कौन से जिले में? खंडवा। ठीक है, पुनासा डैम का नाम सुना है ना? पुनासा डैम, ठीक है, ये वही बांध है पुनासा डैम। 1000 की यहाँ पर 1000 मेगावाट MW मेगावाट विद्युत का यहाँ उत्पादन हो रहा है। क्लियर? ये बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय सिंचाई के कार्य भी है, लाइट भी बना लो, पानी भी, सब है कुल मिला के। तो बहुत इसका उद्देश्य है, इसलिए बनाई गई। 3 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी इसका उद्घाटन करने के लिए आई थी। 3 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के नाम पे इंदिरा सागर परियोजना पड़ा, इसका नाम। निक्की प्राची, हेलो गुरुजी, हेलो नमस्कार। चलो, तो इंदिरा सागर जो परियोजना है, तो आप समझ गए बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला देखो, ग्वालियर का जो किला है किस पहाड़ी पर बना है? बिंद, अरावली, ग्वालियर पठार, सतपुड़ा। ये जो क्लास है दोस्तों, ये MP फॉरेस्ट SSC, देखिए MP के प्रश्न तो SSC GD में नहीं आते। MP फॉरेस्ट, MP कांस्टेबल हो गया, और जेल प्रहरी के लिए क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ, MP फॉरेस्ट, MP पुलिस और जेल प्रहरी वाली ये क्लास है आज की। तो ग्वालियर का किला किस पहाड़ी पर बना है? बताओ। तो ये ग्वालियर के पठार के पहाड़ी पर बना है, ग्वालियर के पठार पर। तो इसका फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाला प्रश्न देखिए कि कालिदास किस काल से संबंधित हैं? कालिदास किस काल से संबंधित है? बताओ। 4 ऑप्शन लिखे हैं आपके सामने। बताओ, कालिदास ये क्लास नरवर शिवपुरी से है क्या? हाँ, ये नरवर से है ये क्लास। अभी नरवर में ऑनलाइन चल रही है, ये ऑफलाइन भी चलती है, दोनों चलती हैं। ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। ठीक है, अभी सही आवाज आ रही है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कालिदास किस काल से संबंध है? मौर्य, गुप्त, हर्ष, चालुक्य। सी आंसर कर रहे हैं, हर्ष से संबंधित है। चलिए देखिए, कालिदास का जो संबंध रहा है वो गुप्त से रहा है।
कौन सी काल से संबंधित है? वो काल संबंधित है। क्यों? आपने नाम नहीं सुना? चंद्रगुप्त, वहां के राजा हुआ करते थे, चंद्रगुप्त, सुना है ना? तो वो कौन सी काल से? फिर गुप्त काल से संबंधित। तो बी फिर इसका आंसर हो जाना चाहिए। अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए, सांची किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, महायान, वज्रयान, थेरवाद। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। देखिए, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा है। एक शाखा का नाम है हीनयान और एक शाखा का नाम है महायान। दो शाखा में बटा है। बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बटा है? दो शाखाओं में बटा है बौद्ध धर्म। अब सांची है ना जो, वो बौद्ध की हीनयान शाखा से संबंधित है, ये हीनयान शाखा से। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझ लो, धीरे धीरे धर्म भी दो भागों में बट गए। जैसे इस्लाम धर्म ले लो, इस्लाम धर्म भी तो दो भागों में बटा है। पढ़ते नहीं हो? पढ़ते होंगे तुम, सुन्नी और शिया, सुन्नी और शिया, समझ रहा है ना? पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमान ज्यादा रहते हैं, पाकिस्तान में सुन्नी। शिया मुसलमान नहीं, दोनों रहते हैं पाकिस्तान में, सुन्नी शिया दोनों रहते हैं। सुन्नी शिया दोनों रहते हैं पाकिस्तान में। अब जरा देखो तो किससे संबंधित है? ये हीनयान से। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला देखो, अमरकंटक किस पठार पर स्थित है? मालवा, बिंद, मैकाल, बुंदेलखंड। बताओ, अमरकंटक किस पठार पर है भैया? अमरकंटक कौन से पठार पर है? मालवा के, बिंद के, मैकाल के या फिर बुंदेलखंड के? बताओ भैया जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? सी, मैकाल के पठार के अंतर्गत अमरकंटक आता है। अगला देखो फिर, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, संथाल या फिर वेगा? भील, गोंड, संथाल या बेगा? बताओ कौन सी है? बताओ, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गोंड पाए जाते हैं, गोंड, ठीक है। हाँ, अच्छा, गोंड नहीं यार, मेरे हिसाब से भील होना चाहिए। हाँ? आंकड़े बदल तो नहीं गए अभी? अभी नए वाले आंकड़े तो नहीं आ गए? कि नए आंकड़े आ गए हों, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार तो भैया अभी तक हमने भील ही पढ़ा। गोंड तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अब नए आंकड़े आ गए तो बोल नहीं सकता। तो तुम तो अभी नए आंकड़ों पे मत जाओ, अभी पुराने आंकड़ों पे चलो, तो फिर ये सही है, फिर भील है। फिर गोंड मत लगाओ, फिर ये लगा लो। अब आगे बढ़ो, 28वां प्रश्न देखो जरा इधर। पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? शिमला, एमपी का कश्मीर, एमपी का गोवा, एमपी का जयपुर। बताओ, पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? हम तो पचमढ़ी घूमने के लिए जाएंगे। जैसे आज मैं बोल रहा था ना कि आज पचमढ़ी घूमने के लिए ले चलेंगे सबको। तो पचमढ़ी जाओगे तो फिर वो क्या है? भारत का एक प्रकार से समझ रहे हो ना? पचमढ़ी घूमने चले गए तो तुमको ऐसा लगेगा कि हम शिमला घूमे आए। कहाँ घूमे आए? शिमला। शिमला में जैसी फीलिंग, जैसे शिमला नहीं है हिमाचल प्रदेश का, ऐसी फीलिंग आती है ना, ऐसी पचमढ़ी में आएगी। एक आध बार तुमको पक्का ले चलेंगे, डेफिनेटली सबको ले चलेंगे, सबको, बॉयज को भी लेके चलेंगे और गर्ल को भी लेके चलेंगे, गर्ल्स और बॉयज दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, तो अगला प्रश्न देखो फिर।
भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हो गई थी? CO2, आइसोसाइनाइड या SO2, NO2? कौन सी वाली गैस? तो जानते हो ना ये घटना 3 दिसंबर की है, ये 1984 की, 3 दिसंबर 1984। कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस को MIC बोलते हैं, MIC। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न देखो, आज का अंतिम प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी हैं? किरण बेदी, मेधा पाटकर, अरुंधति राय और सुनीता नारायण। बताओ कौन जुड़ी हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है मेधा पाटकर है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है मेधा पाटकर। दोस्तों आज मैंने आपको MP फॉरेस्ट, MP जेल प्रहरी और आपके MP पुलिस के क्वेश्चन करवाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। जितने भी विद्यार्थी थे वीडियो को पूरी देख लेना, इसको शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, बहुत ही गलत बात है आप लोगों की। मैं तो क्या बोलूँ यार, आप लोगों को करते ही नहीं हो, ना जाने आपको क्या हो जाता है। समझा करो यार, मोटिवेट हमको कहाँ से मिलेगा? हमारी क्लास में लाइक होगी इसका मतलब क्लास अच्छी है, लाइक नहीं है तो क्लास ठीक नहीं है, यही फर्क है और कुछ नहीं है। समझ में आया? हाँ तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सभी विद्यार्थी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।